तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय को बहुमत साबित करने के लिए अग्निपथ से गुजरना होगा। ये बात तो वक्त आने पर तय होगा, क्योंकि उन्हें समर्थन देने वाली पार्टियां आग मिचौली कर रही हैं। लेकिन सत्ता की कमान संभालने के महज 24 घंटे के अंदर सीएम विजय ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पर 10 लाख करोड़ का भारी भरकम कर्ज है, जबकि सीएम थलपति विजय के पास खुद फ्रीबीज वाले वादों की लंबी फहरिस्त है। राज्य पर भारी कर्ज के बावजूद विजय अपने वादों को निभाने की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री के आदेश पर दस्तखत करके दे दिया है। वहीं किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं के लिए मंथली कैश और सोना देने के वादे को भी पूरा करने की चुनौती उन पर है। ऐसे में फ्रीबीज से तमिलनाडु की जनता को भले ही शॉर्ट टर्म के लिए फायदा हो, लेकिन राज्य की बर्बादी तय दिख रही है, क्योंकि वादों को पूरा करना आसान नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके को चुनाव में करारी शिकस्त देकर सत्ता पर काबिज थलपति विजय अपनी नायक की छवि को महानायक के रूप में पेश करने का मंसूबा पाले हैं। उन्होंने सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही राज्य में 200 यूनिट बिजली फ्री के वादे को फौरन लागू कर दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बताया वो तमिलनाडु के भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक है। सीएम विजय ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज छोड़ा है। सरकारी खजाना पूरी तरह खाली है। उन्होंने घोषणा की कि टीवी के सरकार 2021 से 2026 तक के तमिलनाडु की वित्तीय हालात पर एक श्वेत पत्र जारी करेगी, जिससे जनता को वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। और चूंकि एआईडीएमके बीजेपी के गठबंधन की सत्ता में आने की संभावना नहीं थी, इसलिए वहाँ की मेजॉरिटी जनता ने विजय को वोट दिया है। विजय ने नई पीढ़ी में भी उम्मीद जगाई है। अब श्वेत पत्र लाएंगे तो पता चलेगा राज्य की क्या स्थिति है। अब ये उनको तय करना है, क्योंकि उन्होंने चुनावी वायदे किए हैं। और तमिलनाडु में मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, एक मैसेज कुछ महिलाओं में ये भी है कि ये राज्य के खजाने से हमको प्रति महीना 2500 रुपया नहीं देंगे, ये अपनी कमाई में से पैसा देंगे, ये भी है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। वहीं सीएम विजय के आरोपों पर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। राज्य के पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विजय को नसीहत दी है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु का कर्ज का लेवल अनुमानित सीमा के अंदर है। उन्होंने कहा कि अभी से ये कहना शुरू न करें कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। हमने फरवरी के बजट में ही तमिलनाडु सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में साफ साफ बता दिया था। क्या आपको ये पता नहीं था? जिन लोगों ने आपको वोट दिया उन्हें धोखा न दें और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश न करें। नहीं, अब वो तो प्रशासन की बारीकियां हैं कि कोई भी आप आप अपना अकाउंट्स जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो सीधा पैसे देखता है वो करेगा। अगर उनके राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक है तो ठीक है, फिर सेंटर से क्यों मांग हो रही थी बार बार? अगर इतनी ही अच्छी अर्थव्यवस्था है तो केंद्र ये दे क्यों मांग हो रही थी? देश को ये जानने का हक भी है कि स्टालिन की सरकार में जो फ्री वीज थी और बाकी चीज़ थे, उसको लेकर के एक समय जो राज्य उद्योग में आर्थिक विकास में शीर्ष पर था, वो आज कहाँ खड़ा हो गया है, ये जानने का हक है। इस सियासी बयानबाजी के बीच आपको बता दें कि सीएम थलपति विजय ने क्या फ्रीबीज वादे किए हैं। उन्होंने फ्री बिजली देने के वादे को अमली जामा पहना दिया है, लेकिन अभी किसानों की कर्ज माफी और महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कैश ट्रांसफर के वादे को पूरा करना है। इसके साथ उन्होंने लड़कियों की शादी पर 8 ग्राम सोना और बच्ची के घर में जन्म लेने पर सोने की अंगूठी देने का प्रॉमिस भी पूरा करना है। अब आपको बताते हैं कि तमिलनाडु की आबादी करीब 7.76 करोड़ है। हर योजना को पूरा करने के लिए बड़े खजाने की जरूरत है। ऐसे में आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि सीएम विजय के फ्रीबीज पर कितना खर्च पड़ेगा। अगर 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात करें तो 1800 से 2100 करोड़ रुपए और छोटे और मझोले किसानों की कर्ज माफी से राज्य के बजट पे 12 से 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। इसी तरह महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर और शादी में सोना देने से 50 से 60,000 करोड़ का खर्च होगा। लड़की के जन्म पर सोना देने से 1500 से 2000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। अगर इन पांचों वादों को पूरी तरह लागू किया जाता है तो तमिलनाडु सरकार पर सालाना
65,000 करोड़ से 75,000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ना तय है। फिलहाल राज्य का वर्तमान कर राजस्व करीब 2.1 लाख से 2.3 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में नए वादों को पूरा करने के लिए राज्य के बजट का 30% से ज़्यादा हिस्सा केवल इन 5 योजनाओं में चला जाएगा। लिहाजा सीएम विजय के लिए इन वादों को पूरा करना आसान नहीं होगा। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि तमिलनाडु में विजय ऐसे पहले सीएम नहीं है जिन्होंने फ्री बीज की शुरुआत की। दरअसल तमिलनाडु में फ्री बीज की कहानी करीब 7 दशक से ज़्यादा पुरानी है। 1950 के दशक में के कामराज ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कल्याणकारी योजना की शुरुआत की। 1956 में उन्होंने स्कूलों में मिड डे मील शुरू किया। इसके बाद 1967 में सीएम अन्नादुरई ने 1 रुपए में 3 किलो चावल देने का वादा किया, जिससे राज्य की सियासत ही पूरी तरह से बदल गई। इसके बाद सीएम एमजी रामचंद्रन ने 1982 में मिड डे मील स्कूल के अलावा बच्चों को मुफ्त जूते और स्कूल ड्रेस देने का ऐलान किया। सत्ता में आने के लिए एम करुणानिधि ने 2006 में मुफ्त रंगीन टीवी, 2 रुपए प्रति किलो चावल और मुफ्त गैस कनेक्शन का ऐलान किया। सत्ता में आने के बाद इसे पूरा भी किया। इसके बाद तमिलनाडु में ये रिवाज और बढ़ा। इसके बाद सत्ता में आई जयललिता ने 2013 में सस्ते भोजन के लिए अम्मा कैंटीन, शादी के लिए 8 ग्राम सोना, लैपटॉप और मुफ्त मिक्सी देने का ऐलान किया। फिर 2021 में सत्ता में डीएमके की वापसी हुई और मुख्यमंत्री स्टालिन ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और परिवार की महिला मुखिया को 1,000 रुपये देना शुरू किया। 2026 के विधानसभा चुनाव में स्टालिन ने इसे बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का ऐलान किया, लेकिन उन पर विजय की फ्री बी की रेवड़ी भारी पड़ी। अब विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती वादे को पूरा करने को लेकर है। इसे पूरा करने के लिए वे दूसरे टैक्स को बढ़ा सकते हैं। मतलब साफ है कि मिडिल क्लास पर तमिलनाडु में बोझ बढ़ने वाला है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, मेरे साथ कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा हैं और मेरे साथ सीनियर पत्रकार वीएस चंद्रशेखर साहब हैं, जो पीटीआई के साउथ इंडिया के एडिटर रह चुके हैं। चंद्रशेखर साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वाकई 10 लाख करोड़ का कर्ज तमिलनाडु पर है, और अगर है तो फिर ऐसे में क्या विजय अपने वादों को पूरा कर पाएंगे, या इसके लिए वो एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? बना है वो अपनी पूरी चंद्रमोहन जी, ये उम्मीद के सवाल ऊपर आपके लिए जनता की नहीं खरा है, ये उतरे। सवाल चंद्रशेखर जी के लिए है। आज दीपक जी, आप तो जरूर ये विजय साहब ने वो इलेक्शन के द्वारा वो कैंपेन में ये बहुत बड़ा फ्रीबीज अनाउंस किया है। उससे पहले एक्टर विजय वो तमिलनाडु का ये फ्रीबीज कल्चर को खत्म करने की बात किया था और नया पॉलिटिक्स लाने के लिए वो भाषा वो यूज किया था। लेकिन जब इलेक्शन का 1 महीने पहले वो अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, तब ये सब प्रॉमिसेस किया है। अभी उनका पता है वो पावर भी आ गया। पहले इतना नहीं ये एक्सपेक्ट किया होगा, इतना उनका मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी मिलेगा, ये गवर्नमेंट में आ जाएगा। लेकिन अब ये गवर्नमेंट आ गया, सो उनका अभी ये पोजीशन पता चल रहा है ये कितना कठिन है ये सब प्रॉमिसेस इम्प्लीमेंट करने से। सो इसीलिए वो अभी पहले ही फर्स्ट भाषण में ही वो 10 लाख करोड़ का जिक्र किया है, और इसी से आप एक सिग्नल कह सकता है ये गवर्नमेंट में कितना मुश्किल होगा ये उनका प्रॉमिसेस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए अभी वो जब वो समर्थन उनका कॉन्फिडेंस वोट असेंबली में वो पास हो जाएगा कल, उसके बाद जब कैबिनेट मिलता है और गवर्नेंस का एक्चुअल रियलिटी पता चलेगा, तब ये स्कीम बनाएगा जैसे कितना इनका कंडीशंस डाल के
कितना वो बेनिफिशियरीज को कितना कम कर सकता है, वो कर सकता है वो। दैट इज व्हाट आई फील। ये अभी तक ये 10 साल का बोझ, मतलब ये इतना क्राइसिस नहीं है वहाँ, क्योंकि वो जब स्टालिन साहब ने संभाला वो 2021 में, तब ये पहला एडीएमके का सरकार 4.5 लाख खर्चा ये डेट निकाल छोड़ के गया था। उसमें से ये अपना नया स्टालिन गवर्नमेंट अपना फ्रीबीज का स्कीम चलाकर ये 10 लाख करोड़ का आ गया। लेकिन 10 लाख करोड़ का आप एक देखना पड़ेगा, ये जीएसडीपी के रेशियो से आप संबंध रखना पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ रेट क्लॉक करके 10.6% कंसिस्टेंटली वो लास्ट 3 साल से वो दिखाया। अभी भी इंडिया में टॉप स्टेट में नंबर 1 है ग्रोथ में। इसीलिए आप 10 लाख करोड़ का इतना बड़ा ये क्राइसिस जैसे आप समझना नहीं चाहिए। बट ये नया आने वाला गवर्नमेंट, नया गवर्नमेंट का ये जरूर होगा, ये कैसे आप संभाल के अपना फ्री बीज का इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक ये है। तो नया चीफ मिनिस्टर तो अपना स्कीम बनाएंगे, उसमें तो डेफिनेटली रेस्ट्रिक्शंस रखेगा। रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे, किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे? अब कांग्रेस भी सरकार के अंदर शामिल है, चंद्रमोहन शर्मा जी सभी को लेंगे या लिख देंगे उसके अंदर स्टार लगा के कंडीशंस अप्लाई, हर किसी को फ्रीबीज नहीं मिलेंगे? आप भी तो सरकार के अंदर शामिल है ना। देखिए दीपक जी, अभी तो बहुमत की बात हो रही थी और बहुमत साबित तो करने दीजिए, कल उसके बाद आप देखिएगा कि सरकार नहीं, काम उससे भी पहले ही करेगी 10 और लाख बढ़िया करोड़ की बात तरीके के कर दी साथ ना उन्होंने। उससे पहले ही उन्होंने 10 लाख करोड़ के घाटे की बात कर दी है सर, बहुमत से पहले ही, स्पीकर चुने जाने से पहले ही। ये मजबूरी तो बता रहे हैं ना वो उनकी। कहना जरूरी है। जब अपनी बात को इंगित करोगे और बताओगे, उसी के बाद तो काम होगा। ये साफ गोई है, ये कोई थोड़ा है कि 15 लाख रुपए कह दो कि सबके अकाउंट में आएंगे और जब देने की बारी आओ तो जुमला कह दो। ये भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। या देश के अपने आप को 80 करोड़ रुपए का 1000 रुपए के जहाज में घूमो और जनता को कहो कि डीजल पेट्रोल मत खर्च करो। अपने काफिले में 50 से 60 गाड़ियां लेके चलो और जनता को कहो वो ना करो, डीजल पेट्रोल मत खर्च करो। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आप बेफिक्र रहिए, ये सरकार उन सारी कही हुई बातों को पूरा भी करेगी और एक अच्छे वक्तव्य के साथ साबित भी होगी, क्योंकि ये यंग और एनर्जिक सरकार है जो तालमेल बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सुचारू व्यवस्था कर एक अच्छा तमिलनाडु के अंदर एक शासक के रूप में आएगी। क्योंकि जहां 89% हिंदू होने के बाद अगर एक ईसाई नेता मुख्यमंत्री बनकर आता है तो ये उस सच्ची लोकतंत्र की पहचान है दीपक जी, जो संविधान के द्वारा चुना जाना ईसाई चाहिए, का बन जाना जहां सच्चे पर कोई लोकतंत्र मजहब की धर्म पहचान नहीं है। है। ये कौन सा लॉजिक हुआ चंद्रमोहन शर्मा जी? ये कौन सा लॉजिक हुआ कि ईसाई बन गया तो सच्चे लोकतंत्र की पहचान है, हिंदू बन जाता तो क्या खराब लोकतंत्र की पहचान होता? अब लॉजिक तो ये भी नहीं होता कि अगर मंदिर में घंटे हिला देने से देश के अंदर हिंदू सुरक्षित है, लेकिन उन्हें हिंदू को सुरक्षित होने के बाद उसके आटे और उनके कफन पे भी जीएसटी देना पड़ता है। और नंगे पैर चप्पल पे बैठ के जाने वाले व्यक्ति को कोई अगर देश में आपदा आ जाए तो 25 से 50 हजार रुपए की टिकट भी देनी पड़ती है। ये भी कोई लॉजिक नहीं है, उसका तो जवाब कोई देता ही नहीं। लॉजिक तो ये भी नहीं है कि अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी ये कहें कि देश के अंदर ये वैचारिक युद्ध के कारण एक आपदा आएगी और उसके लिए ये चीज झेलनी पड़ेगी और उनका मजाक उड़ाया जाए और आकस्मिक आके देश के प्रधानमंत्री 4 बातें कह दे कि सोना मत खरीदो, फर्टिलाइजर मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, तो ये भी कोई वैचारिक नहीं है। लेकिन सरकार की कही हुई बातों का असर जनता पे पड़ता है, क्योंकि सरकार अगर बर्बादी करे तो उसका जिम्मेवार देश जनता क्यों? नहीं, सरकार ने बर्बादी की है तो मुझे बता रहे हैं। और जिस सरकार ने 10 लाख करोड़ की बर्बादी की चंद्रमोहन जी, जिस सरकार ने 10 लाख करोड़ की बर्बादी की ना, जिस सरकार ने 10 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ा, उस सरकार में आप भी थे चंद्रमोहन जी। आप ही को बता रहे हैं विजय कि आपने 10 लाख करोड़ के कर्जे में हमको छोड़ दिया।
देखिए, जो उन्होंने बोला वो एक सच बोला, सच का बताकर इसका उन्होंने मतलब गलती तमिलनाडु तो की आपकी भी जनता थी के ना, सामने एक चीज इसका रखी, मतलब गलती तो जिस आपकी भी चीज थी ना का हल चंद्रमोहन भी जी, कांग्रेस आप भी के तो साथ सरकार में मिलकर शामिल किया थे जाएगा, स्टालिन की। उसका भी हल मिलकर किया जाएगा इस गठबंधन के थ्रू। दीपक जी, आप देखिए, आप ही के सामने ये सरकार तेलंगाना की तरह और हिमाचल की तरह एक ऐसी सरकार साबित होगी जो अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट दीपक चंद्रशेखर जी बता रहे थे, उन मुद्दों पे काम भी करके लगाएगी। अगर फ्री बीज चाहिए तो फ्री बीज को देंगे। तो 15 लाख हिमाचल का में आपने जुमला महिलाओं कहके को नहीं कौन बोलेंगे से आपको। पैसे दे दिए, कौन सी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, ये भी बता दीजिए। दीपक जी, अभी कल शपथ का अरे और मैं जो आपका हिमाचल वोट की ऑफ बात कर रहा कॉन्फिडेंस है हूं उसे सर, पूरा होने हिमाचल दीजिए, में तो जिसको आपका अभी कार्यकाल खत्म होने राज्यपाल ने वाला है, मांगा है 4 साल हो ये गए। हो जाएगा। इसके बाद आपकी हर चरण का जवाब भी दिया जाएगा। अरे सर, मैं तो हिमाचल की बात कर रहा हूं। हिमाचल में आपने कौन सी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, हिमाचल में कौन से महिलाओं के खाते में पैसे दे दिए? 4 साल हो गए वहां सरकार बने। अरे दिल्ली की सरकार के अंदर 2,500 रुपए कहने के बाद सरकार बन गई, आपने पेंशन नहीं पूछा। आपको हमारी पेंशन की बात कर रहे हो, 2,500 रुपए दिल्ली की सरकार ने दे दिए, जहां मुख्यमंत्री और पूछ गृह लेते हैं। मंत्री साथ खड़े रहते हैं, जहां 4 इंजन की सरकार कही जाती है। अभी कल की मीटिंग के अंदर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की बातें हुई, उसके अंदर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रविंद्र ने क्या कहा कि अगर यूपीए की सरकार थी तो आपके 15 साल के विकास के अंदर नरेंद्र मोदी जी विकास हुआ था गुजरात का, तो वो अनदेखी तेलंगाना के साथ क्यों करी जाती है? ठीक वो है। क्षतेप था। अच्छा, अब हम डॉक्टर मिश्रा से पूछ लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा बताइए, 2,500 रुपए आपने दिल्ली में क्यों नहीं दिए? सरकारों में करी जाती है। डॉक्टर मिश्रा बताइए, आपने 2,500 महिलाओं को वादा किया था, क्यों नहीं दिए दिल्ली में? दीपक जी, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, हिमाचल में अगर आप पता करेंगे तो भारत देश का सबसे महंगा पेट्रोल हिमाचल में बिक रहा है। अभी भी जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे 100 के अंदर ही है, और हिमाचल में सबसे महंगा है। और ये कांग्रेस जो कहती है वो कभी नहीं करती, और कांग्रेस तो गद्दी की से इतना मोह करती है कि इसने एक दिन पहले जैसे ही सत्ता पानी थी, स्टालिन को कहा गो आउट, और तुरंत इन्होंने विजय का हाथ पकड़ दिया। तो ये तो सत्ता के दरबान के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इन्हें सत्ता बहुत प्यारी है। इनके नेता राहुल गांधी जी लगभग मेरे ख्याल से 99 इलेक्शंस तो अब तक हार चुके, पर फिर भी इन्हें सत्ता बहुत प्यारी है। बात यह है कि आप ये समझिए, जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दिया था कि एक अच्छी गवर्नेंस लाएंगे, उसी तरीके से तमिलनाडु की जनता ने भी विजय के ऊपर भरोसा किया है, और उनसे उम्मीद है कि वो एक अच्छा काम करेंगे। हम भी देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके के फ्री बीज के वादे करके अरविंद केजरीवाल आए थे, ऑलमोस्ट उसी तरह के वादे करके विजय जी आए हैं। मेरा बेस्ट ऑफ लक है उनको कि वो तमिलनाडु की जनता की नजरों में खरे उतरे और अच्छी सरकार चलाएं, जिससे कि वहां की जनता का भला हो सके, और अल्टीमेटली तमिलनाडु का भला होगा तो देश का भी भला होगा, एक अच्छी सरकार चले। लेकिन मेरे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे कि एक 89% पॉपुलेशन जहां हिंदुओं के वहां पे क्रिश्चियन सीएम है, तो संविधान बहुत अच्छा था। पर जब इनके नेता प्रियंक खड़गे सनातन को डेंगू मलेरिया कहते थे, तब क्या था? तब संविधान खतरे में नहीं था। जब इसी तमिलनाडु की धरती पर एक मिनिस्टर जाकर के कॉन्फ्रेंस करता है कि सनातन का समूल नाश, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, तब संविधान के बारे में कांग्रेस चुप्पी मार लेती। क्यों? क्योंकि उस समय उन्हें सत्ता की गोद में बैठना था। यह कांग्रेस केवल सत्ता लोलुप पार्टी है और सिर्फ उसी लिए काम करती है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने अभी दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने डीएमके को छोड़ा और विजय जी का हाथ थामा। क्यों? क्योंकि विजय जी को जरूरत थी और इन्हें सत्ता की जरूरत थी, इसलिए दोनों साथ में आए हैं। और जहां तक रही, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लाभार्थी योजनाएं दें, आप टेम्परेरी सपोर्ट दें। जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं वो टेम्परेरी सपोर्ट देती हैं। जैसे कोई आदमी टेम्परेरी छड़ी की जरूरत है तो उसको छड़ी दे दी जाए, जब वो चलने लगे तो उसकी छड़ी वापस ले ली जाए। तो मुझे लगता है कि टेम्परेरी तौर पे दिया गया सपोर्ट परमानेंट नहीं होना चाहिए। वही देश के लिए बेहतर होगा। वही जो मोदी जी हमारी देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जिसकी बात हमारे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कर रहे थे, उसकी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि सारे नेताओं को और सारे राजनीतिक दलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और उनको क्या वादे कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेति, मतलब ऋण लो और घी पियो। ये वाली चारवाक फिलॉसफी पे देश नहीं चल सकता। ठीक है,
चंद्रमोहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार आपने डीएमके को क्यों छोड़ा? इसलिए क्योंकि आपको सरकार में आना था, विजय की सरकार बन रही और थी, आपने बोला चलती गाड़ी में शामिल हो जाओ। दीपक जी से सनातन वाला भी सवाल पूछ लीजिएगा कि सनातन डेंगू मलेरिया है, सनातन इरेडिकेट करने वाला है कि नहीं है। अच्छा बताइए, सनातन मैं का दे देता डेंगू हूँ, आप मलेरिया चिंता है? मत करिए। डीएमके के नेता बोलते थे और आपने कभी उनका खंडन नहीं किया। प्रियांक खड़गे अध्यक्ष जी के बेटे। अरे अभी दे रहे हैं देवा कौशल जी, जरा सब्र करिए। आपने मेरे नेता की बात करी कि 99 इलेक्शन हारने के बाद ये जीत का प्रश्न दिया आपने, तो शायद आप अपने नेताओं की करनी पढ़नी भूल गए हैं, जो 57 साल तक देश के अंदर रगड़ते रहे, लेकिन उनको जीतने के लिए भी जनता के सामने खड़ा होना पड़ता था और जीत नहीं मिलती थी। और वो जीत भी 2 सांसदों के रूप में उस समय की नेता इंदिरा गांधी ने दी थी, कांग्रेस ने दी थी। ये देश की जनता है, किसको सिरमौर बना दे और किस सिरमौर बना के नीचे गिरा दे, ये वक्त की पेटदरी के ऊपर आप खड़े हैं आज, जिसके ऊपर बहुत लंबा इतिहास नहीं है आपका और बहुत कभी लंबा अरे शासन भी नहीं आपने 1980 करा। में तो इनकी अभी पार्टी 12 से बनी 13 भाई, साल के अंदर उससे पहले देश के- जनसंघ हम हुआ तो मान करती रहे हैं, थी। हमारा शासन गजब वही बात अलग करते हैं बात है। चंद्रमोहन जी, दीपक जी अभी उससे पहले जनसंघ के भी एमपी कौशल जी होते बोल थे। रहे थे, शायद आपको भी कौशल जी बोल रहे थे, आपको शायद उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है, हमारी ज्यादा सुनाई देती है आपको। नहीं, आप तथ्य अरे गलत सरकार देते से हैं। पूछना है आपको। मैं अभी वो बोल रहे थे, आपने एक बार पैसे नहीं करा, मेरे अरे बोलते ही आप चंद्रमोहन भाई, आप कर रहे हैं। तथ्य सुन गलत लीजिए दे ना, रहे हैं। लेट टूटती है, लेट टूटती है। अच्छा अब चलिए, क्वेश्चन माफी ये चाहता आता हूं, है आप कि बोल दीजिए। जब भाजपा का एक नेचर है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। अरे आपके तो 35 36 साल के जो आपके गठबंधन थे, जिनको आपने दरकिनार कर दिया, आपने की शिवसेना जिसके नाम से आप बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं, जिनके लिए आप माथा टेकते हैं, आपने तो उनका ऐसा हाल कर दिया कि उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा आपकी नजर में। और ऐसे ही आपके अकाली दल थे, जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, आपके जो पुराने नेताओं के साथ चलते थे, आपने उनको दरकिनार कर दिया। तो आप ये आईना बीजेपी के मेरे मित्र कांग्रेस को ना दिखाएं कौशल जी। कांग्रेस भली बात ही जानते हैं कि उसको क्या करना क्या नहीं करना। क्या आप चाह रहे थे कि सत्ता का ये गेम आपके हाथ में जाने देते? क्यों राज्यपाल 1 या 2 सीटों के ऊपर खड़े रहे? क्यों सबसे बड़ी पार्टी को नहीं बुलाया? क्या दिल्ली के यहाँ बैठे हुए व्यक्ति ये इंतजार कर रहे थे कि कब इसका यूज करा जाए और इस्तेमाल करके एक विधायक के साथ सरकार बना ली जाए? तो आपका दाव नहीं चला। जो लोकतंत्र में जो बुनियादी चीज होनी चाहिए थी जनता के फेवर में, वो मेरे नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकारी और इसलिए हमने समर्थन दिया ठीक है। विजय थलपति को और उनको मुख्यमंत्री के रूप के अंदर बना के दिया। चलिए यही सनातन पे नहीं बोला आपने। सनातन का भी देता, सनातन के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं नहीं तो है। आप ठेकेदार हैं, पर मैं दे इरेडिकेट रहा हूं, करेंगे। सुन लीजिए, बहुत अच्छा जवाब दे रहा हूं। जी, इस डिबेट के अंदर आप भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं, चंद्र उससे प्रकाश कोई जी फर्क बैठे नहीं हुए पड़ता, हैं। हम भारत के नागरिक हैं पहले। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप में और हमारे में फर्क इतना है क्योंकि आपके सनातनी भगवा पहनकर माथे पे तिलक लगा के मंगलवार के दिन मच्छी खाते हैं और मच्छी खा के कहते हैं कि देश के अंदर सब लोग खाते हैं। आपके सनातनी आप ही के अरे नेता शर्मा जी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस डीएमके कराती है, आप उनके साथ सरकार चलाते हैं। आप बताओ ना, आप उनके साथ सरकार चलाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं और आप उनको बर्दाश्त करते हैं। अरे इसीलिए देश की चलिए जनता मैं ने यहीं आपका पर ये हाल रुकूंगा। किया है। डॉक्टर मिश्रा, चंद्रमोहन अगर जी, आपने वीएस चंद्रशेखर जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।